में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947। इस श्रृंखला में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी विषयों को पूरी तरह से समझेंगे, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले 1857 के विद्रोह से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और 1857 को समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को समझना होगा। सोचिए, इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया हैं, भारत में गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। और कहने को तो भारत पर एक ट्रेडिंग कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। हाँ, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ उबल रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह की एक तरह से योजना बन रही थी। योजना? मुझे लगा था ये अचानक भड़का था। नहीं, कानपुर के पास बिठूर में नाना साहेब और अजीमुल्ला खान जैसे लोग तैयारी कर रहे थे। इसका एक प्रतीक चिन्ह भी था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। कमल का फूल और रोटी, ये बहुत अनोखा तरीका था, बहुत अनोखा। कमल का फूल सैनिक टुकड़ियों में घूमता था और रोटी एक गांव से दूसरे गांव। ये एक तरह का संदेश था कि तैयार हो जाओ। तो यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था जैसा कई ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, या ये उससे कहीं ज्यादा था? ये बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, दो नजरिए हैं। अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह या गदर कहा, कुछ ने तो इसे मुस्लिमों का षड्यंत्र तक कह दिया। और भारतीय इतिहासकारों का क्या कहना था? उन्होंने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। सच कहूं तो सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। मतलब ये कि ये पूरी तरह से संगठित राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। उस वक्त राष्ट्र की वो सोच ही नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा था। आप इसे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला कदम कह सकती हैं। अच्छा, क्योंकि भले ही सबके अपने अपने कारण थे, पर दुश्मन एक ही था। बिल्कुल सही। सबका मकसद एक था, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। समझते हैं, ये गुस्सा इतने अलग अलग स्तरों पर क्यों था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक? हाँ, इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। ठीक है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, वो बस नाम के बादशाह रह गए थे जी। उनके अधिकार लगभग छीन लिए गए थे। और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उसने तो आग में घी का काम किया होगा। उसने तो जैसे बारूद ही बिछा दिया। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। और इसी के तहत सतारा, झांसी, उदयपुर, कई रियासतें हड़प ली गई। हाँ, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर तो कुशासन का आरोप लगाकर पूरा राज्य छीन लिया। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। ये सिर्फ राजाओं का अपमान नहीं था, ये उनकी प्रजा का भी अपमान था। तो ये तो हुए राजनीतिक कारण। आर्थिक रूप से आम आदमी पर क्या बीत रही थी? आम आदमी तो पिस रहा था। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां बहुत क्रूर थी। उनका बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। फसल हो या ना हो, बेहुल। इससे देश में बार बार अकाल पड़ रहे थे, महामारियां फैल रही थीं, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। तो जमीन भी जा रही थी और पहचान भी, क्योंकि एक सामाजिक और धार्मिक टकराव भी तो चल रहा था। वो शायद सबसे गहरी चोट थी। अंग्रेज भारतीयों से नस्लीय भेदभाव करते थे, खुद को बहुत बेहतर समझते थे, और ऊपर से ईसाई मिशनरियों को पूरी छूट दे दी गई थी। एक ब्रिटिश अधिकारी एडवर्ड ने तो साफ कहा था कि हमारा मकसद ही भारत को ईसाई बनाना है। और वो जो 1850 में कानून आया था, लेक्स लॉकी कानून। हाँ, उसने इस डर को और पक्का कर दिया। उस कानून के हिसाब से अगर कोई हिंदू ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म बदलने के लिए एक तरह का लालच दिया जा रहा तो था। सीधी सी बात है, लोगों को लगा कि ये सिर्फ हमारी जमीन नहीं है, हमारा धर्म भी छीनना चाहते हैं। तो राजा, किसान, आम आदमी सब परेशान थे। अब आते हैं सैनिकों पर, जो कंपनी की वर्दी पहनते थे। उनके मन में क्या था? उनके मन को और भी ज्यादा गुस्सा था। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन और प्रमोशन में जमीन आसमान का फर्क था। एक भारतीय सिपाही कभी सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था, और 1854 में जब उनकी मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई, तो ये एक बहुत बड़ी चोट थी। घर से दूर बैठे सिपाही के लिए चिट्ठी ही तो सब कुछ होती है। बिल्कुल। तो आप देखिए, बारूद हर तरफ बिछा हुआ था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी न्यू एनफील्ड राइफल। हाँ, वो आखिरी तिनका था। 1856 में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह ये नई राइफल आई। इसमें जो कारतूस लगता था उसे मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। सबसे पहले बंगाल के दमदम में सैनिकों ने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और फिर मंगल पांडे की घटना हुई। हाँ, 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। और इसी फांसी ने विरोध को विद्रोह में बदल दिया। तो मंगल पांडे की शहादत के बाद आग कैसे फैली? मेरठ से शुरुआत हुई है ना? हाँ, 10 मई 1857 मेरठ छावनी के सभी भारतीय सैनिकों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथी कैदियों को छुड़ाया, हथियार लूटे और सीधे दिल्ली की ओर बढ़ गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। हालांकि अंग्रेजों ने सितंबर तक दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया, हडसन नाम के एक अधिकारी ने। और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दिल्ली के अलावा और कौन से बड़े केंद्र थे इस विद्रोह के? विद्रोह बहुत तेजी से फैला। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। सही कहा। और कानपुर में नाना साहब थे, लेकिन उनकी तरफ से असली लड़ाई तात्या टोपे लड़ रहे थे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और झांसी की तो कहानी ही अलग है। रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया और रानी ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी वो तो इतिहास बन गया। वो ग्वालियर में लड़ते लड़ते शहीद हुई। ह्यूरोज ने ही कहा था ना कि यहाँ सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। हाँ, उनकी वीरता का दुश्मन भी कायल था। इनके अलावा बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। 80 साल की उम्र में जी। और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली में खान बहादुर खान, कई नायक थे। तो फिर इतना बड़ा विद्रोह, इतनी वीरता आखिर असफल क्यों हो गया? क्या कमी रह गई? कई वजहें थीं। सबसे पहली, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत इससे लगभग अछूता रहा। ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित था। बिल्कुल। दूसरी बड़ी कमी थी एक केंद्रीय नेतृत्व की। कोई एक नेता नहीं था जो सबको एक साथ जोड़ सके। सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे और सबके अपने अपने उद्देश्य थे। जैसे नाना साहब पेंशन के लिए, रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए। एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक साझा लक्ष्य की कमी थी और संसाधनों का भी बहुत बड़ा अंतर था। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, टेलीग्राफ था, रेल थी। और विद्रोहियों के पास इनकी कमी थी। बहुत कमी थी। और सबसे दुखद बात, भारत के ही कुछ राजा और जमींदार अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। मतलब उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों के लिए तूफान में बांध का काम किया। अगर वो भी साथ देते तो शायद नतीजा कुछ और होता। तो जब सब कुछ शांत हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला? भारत में क्या बदला? सबसे बड़ा और सीधा परिणाम ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। अच्छा, तो कंपनी राज खत्म हो गया। हाँ, ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकती। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो संक्षेप में 1857 का विद्रोह भले ही अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने कंपनी के शासन का अंत कर दिया और ब्रिटिश राज के एक नए दौर की शुरुआत की। बिल्कुल। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और उससे जुड़े कुछ मुख्य तथ्य। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके जो संस्थापक थे वो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल अधिकारी एएल ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, जिन्हें हम इसी नाम से ज्यादा जानते हैं। और स्थापना की जगह भी मतलब काफी दिलचस्प है। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। अच्छा, और ये बॉम्बे में इसलिए हुई क्योंकि असली प्लान तो पुणे का था ना? सही, वहां प्लेग फैल गया था तो ऐन मौके पर इसे बदलना पड़ा। और उस समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। हाँ, लॉर्ड डफरिन। ये नाम आगे बहुत बार आएगा। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, एओ ह्यूम ने स्थापना तो की पर वो खुद कभी अध्यक्ष नहीं बने। हाँ, ये बहुत सोचा समझा फैसला था। वो 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महासचिव या सचिव ही रहे। मतलब लगभग 22 साल तक। जी। अध्यक्ष वो कभी नहीं बने। अच्छा, और जो पहला अधिवेशन था उसमें कुल कितने लोग शामिल हुए थे? कुल 72 सदस्य, और इनमें से ज्यादातर या तो पत्रकार थे या फिर वकील, पढ़े लिखा तबका एक तरह से। बिल्कुल।
और क्योंकि अधिवेशन बॉम्बे में हुआ तो सबसे ज्यादा 38 प्रतिनिधि बॉम्बे से ही थे ओह, और उसके बाद 21 मद्रास से। और कांग्रेस का जो शुरुआती नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन। सही कहा। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1886 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी। चलिए अब थोड़ा एओ ह्यूम के बारे में जानते हैं। वो स्कॉटलैंड के थे, है ना? हाँ, स्कॉटलैंड के निवासी थे और रिटायर होने के बाद वो शिमला में बस गए थे। अच्छा, इसीलिए उन्हें शिमला का संत भी कहते हैं। बिल्कुल, हर्मिट ऑफ शिमला। और जो बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ह्यूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे। पक्षी विज्ञानी? हाँ, और उन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक माना जाता है। अरे वाह। उन्होंने जनता के मित्र नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी, पीपल्स फ्रेंड। मतलब उनकी शख्सियत काफी बहुरंगी थी। बहुत। तो कांग्रेस के जो शुरुआती अधिवेशन है जी वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे कई पहले जुड़े हुए हैं। जी, ये पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला अधिवेशन 1885 हम्म, बॉम्बे में, हम्म। अध्यक्ष WC बैनर्जी जो पहले अध्यक्ष थे। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में, अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। जो पहले पारसी अध्यक्ष हुए। बिल्कुल। फिर तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में। और यहाँ अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। सही। और इसके ठीक अगले साल 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। पहले यूरोपियन अध्यक्ष। हाँ, तो एक हिंदू, फिर पारसी, फिर मुस्लिम और फिर एक यूरोपीय। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। बहुत बड़ा। और इसी क्रम में पांचवां अधिवेशन जो 1889 में बॉम्बे में हुआ, उसके अध्यक्ष भी एक यूरोपीय थे, विलियम वेडरबर्न। मतलब कांग्रेस शुरू से ही एक समावेशी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। जी, वो ये दिखाना चाह रही थी कि ये किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है। यहाँ कुछ और भी मजेदार तथ्य हैं, जैसे कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कुल 10 बार कलकत्ता में हुए। हाँ, कलकत्ता उस समय का राजनीतिक केंद्र था। और उसके बाद बॉम्बे और मद्रास में 7-7 बार। तीनों प्रेसिडेंसी शहर। और अगर आज के हिसाब से देखें तो देश के बाहर भी अधिवेशन हुए, लाहौर में 4 बार और कराची में 2 बार। हाँ, और पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ 1926 में गुवाहाटी में। जी, सिर्फ एक। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तो 1924 में की थी। हाँ, बेलगांव में। लेकिन उन्होंने पहली बार किसी अधिवेशन में हिस्सा कब लिया था? सिर्फ हिस्सा लेने की बात। ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1901 में? हाँ, जब वो कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, एक आम डेलीगेट की तरह। वाह। और कुछ साल ऐसे भी थे जब अधिवेशन हुए ही नहीं। हाँ, जैसे 1930 में, फिर 1935 में, और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो एक लंबा गैप आया, 1941 से 1945 तक। तो इसका मतलब क्या है? क्या सब लोग कांग्रेस के गठन से खुश थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस समय के वाइसरॉय डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। एक तरह से मजाक उड़ाया था। जी, उनका कहना था कि ये मुट्ठी भर लोग पूरे भारत की आवाज नहीं हो सकते हैं। और लॉर्ड कर्जन, वो तो शायद एक कदम और आगे थे। लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद कर सकूं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। बाल गंगाधर तिलक ने भी कांग्रेस की राजनीति की आलोचना की थी, उनकी प्रार्थना, याचना और विरोध की नीति की। हाँ, उन्होंने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये जो साल में एक बार मीटिंग करने का तरीका था वो उन्हें पसंद नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो इसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी या राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक लाला लाजपत राय ने दिया था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। जी। उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, इसका मतलब क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर की थी, अच्छा। ताकि भारतीयों का जो गुस्सा और असंतोष है वो एक संगठित मंच के जरिए धीरे धीरे बाहर निकलता रहे, जैसे प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व। एकदम सही। ताकि कोई बड़ा विद्रोह ना हो, जैसे 1857 में हुआ था। और अश्विनी कुमार दत्त ने से 3 दिन का तमाशा कहा था। हाँ, मतलब 3 दिन मिलते हैं, कुछ प्रस्ताव पास करते हैं और फिर सब अपने अपने घर। और महात्मा गांधी, उन्होंने तो आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने का सुझाव दिया था। जी।
उनका मानना था कि कांग्रेस का काम आजादी दिलाना था और वो काम पूरा हो चुका है, तो अब इसे भंग कर देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी या इससे पहले भी संगठन बन चुके थे? नहीं, पहली नहीं थी। इससे पहले भी कई संगठन थे। जैसे 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई थी। उसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानते हैं ना? हाँ, लेकिन वो मुख्य रूप से जमींदारों के हितों की बात करती थी। तो जो संगठन सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कह सकते हैं, वो कौन सा था? वो था इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में की थी। यही वजह है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कांग्रेस के 1885 के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। बिल्कुल सही, क्योंकि उसी समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का अपना अधिवेशन चल रहा था। तो दोनों एक ही समय पर हो रहे थे। हाँ, लेकिन बाद में 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। और इस विलय से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिली होगी। जबरदस्त। इसके बाद ही वो सही मायनों में एक अखिल भारतीय संगठन बने। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण और प्रमुख नेता। जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम देखें तो इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जाता है। 3 चरण। हाँ, पहला है उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक चला। फिर आता है उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गांधीवादी चरण। बिल्कुल, 1919 से लेकर आजादी तक यानी 1947 तक। और जाहिर है इन चरणों के नेताओं की सोच, उनके काम करने के तरीके सब कुछ अलग अलग थे। एकदम अलग। जैसे उदारवादी नेता सुधारों में विश्वास करते थे और अपनी मांगे प्रार्थना पत्रों के जरिए रखते थे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। वहीं उग्रवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य था स्वराज, और वो इसके लिए आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल जैसे तरीकों पर जोर देते थे। और एक और श्रेणी भी तो है, क्रांतिकारी नेता। जी, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जो जरूरत पड़ने पर हिंसा का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ठीक है, तो उदारवादियों से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। हाँ। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि वे सिविल सेवा से बर्खास्त होने वाले पहले भारतीय थे। जी, और शायद इसी वजह से उन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अच्छा। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी माना जाता है, और वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 1895 और 1902 में। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब भी है, अ नेशन इन मेकिंग। हाँ, और उन्होंने बंगाली नाम की एक पत्रिका भी शुरू की थी, जिसमें एक लेख लिखने की वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। बिल्कुल। अब आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले पर। सबसे खास बात तो ये है कि वो सिर्फ महात्मा गांधी के ही नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में? हाँ, और उसी साल उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। वो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का दौर था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें उपाधियां भी कई मिली। गांधी जी ने उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा, जिन्ना ने ऋषि गोखले कहा, और तिलक ने तो भारत का रत्न कहा था। अगले प्रमुख नेता हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम सब भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। हाँ, और उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। ग्लैडस्टोन? जी, ग्लैडस्टोन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्हें ब्रिटेन का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, तो ये एक तरह की तुलना थी। अच्छा। और वो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने धन पलायन का सिद्धांत दिया था। जी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। 3 बार? हाँ, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता में ही पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, कुछ और उदारवादी नेताओं के बारे में अगर संक्षेप में बात करें तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जो 1863 में इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। और फिरोज शाह मेहता, जिनका समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल काफी प्रसिद्ध है। तो ये थे उदारवादी। अब बात करते हैं उग्रवादी या गर्मपंथी नेताओं की। इसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम है बाल गंगाधर तिलक का।
तिलक जिन्हें लोकमान्य और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक चेतना जगाने के लिए 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। उनके दो समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, मराठा जो अंग्रेजी में था और केसरी जो मराठी भाषा में था। यहाँ अक्सर भाषा को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल, मराठा एक साप्ताहिक पत्र था और केसरी दैनिक। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और इस पर तिलक ने मानहानि का मुकदमा भी किया था। जी बिल्कुल, उन्हें 2 बार राजद्रोह के आरोप में जेल भी हुई। हाँ, पहली बार 1897 में 18 महीने के लिए और दूसरी बार 1908 में 6 साल के लिए। और उन्हें बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। जी, और यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। अगले नेता हैं लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी या शेर पंजाब भी कहा जाता है। उनकी किताब अनहैप्पी इंडिया कई परीक्षाओं में पूछी गई है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि वे 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के पहले अध्यक्ष बने। और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। हाँ, और उनका वो प्रसिद्ध कथन था, मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर कील साबित होगा। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए खुद एक विधवा से विवाह किया था। जी, उन्होंने परिदृश्यक नामक एक पत्रिका भी निकाली और उनकी आत्मकथा मेरे जीवन और समय की यादें भी उल्लेखनीय है। और इस सूची में आखिरी प्रमुख नाम है अरविंदो घोष का। अरविंदो घोष, हाँ, उन्होंने निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का प्रतिपादन किया। उन्हें 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था, जहां उनका बचाव चित्ररंजन दास ने किया था। और रिहा होने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। हाँ, और पांडिचेरी में ऑरोविल आश्रम की स्थापना की। उनकी पत्रिकाएं जैसे युगांतर और कर्मयोगी जी काफी प्रसिद्ध है। जी, और उनकी किताबें लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और सावित्री, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल। सबसे पहले उस समय के बंगाल को समझते हैं, क्योंकि ये आज के पश्चिम बंगाल से बहुत बहुत अलग था। बहुत ज्यादा अलग। उस समय के बंगाल का मतलब था आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और पूरा का पूरा बांग्लादेश। बाप रे, इतना बड़ा! हाँ, आप कल्पना कर सकती हैं कि ये कितना बड़ा और प्रभावशाली प्रांत रहा होगा। ये ब्रिटिश भारत की एक तरह से आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। तो फिर इसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेजों का जो आधिकारिक तर्क था वो तो यही था कि प्रांत इतना बड़ा है कि प्रशासनिक तौर पर संभालना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो तो बस कहने की बात थी। पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और ही था। असली वजह थी राजनीतिक। अच्छा। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। ज्यादातर क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता वो बंगाल से ही आ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर इस राष्ट्रवाद की कमर तोड़नी है तो बंगाल को तोड़ना होगा। मतलब ये एक राजनीतिक चाल थी जिसे प्रशासनिक सुविधा का जामा पहनाया जा रहा था। और बंगाल ही क्यों? क्या उस समय राष्ट्रवाद की सबसे तेज लहर वहीं थी? बिल्कुल। बंगाल उस समय वैचारिक राजधानी था और अंग्रेजों की रणनीति थी बांटो और राज करो। उन्होंने सिर्फ भौगोलिक विभाजन नहीं किया, बल्कि इसे धार्मिक आधार पर बांटा। अच्छा। उनका मकसद था हिंदू और मुसलमानों के बीच एक स्थायी दरार पैदा करना, ताकि वे मिलकर आजादी की लड़ाई ना लड़ सकें। और ये सब हुआ कैसे? इसका घटनाक्रम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। बहुत तेजी से। इसकी नींव तो 1903 में ही रख दी गई थी, जब ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव आया। लेकिन असली एक्शन 1905 में शुरू हुआ। 19 जुलाई को योजना का जो पूरा खाका था वो जनता के सामने रख दिया गया। और अगले ही दिन 20 जुलाई को संजीवनी जैसे अखबारों ने ये खबर छाप दी। मैं सोच रही हूँ कि उस सुबह जब लोगों ने अखबार उठाया होगा तो क्या माहौल रहा होगा। जाहिर है, गुस्से और विरोध की लहर दौड़ गई। इसी के जवाब में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। हाँ, यहीं से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई
और विदेशी सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। और फिर वो दिन आया जब ये विभाजन लागू कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये सुझाव था रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी का। लोगों ने उपवास रखा, गंगा में स्नान किया और वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात भी हुई थी। हाँ, वो थी रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाना। अच्छा। जी, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, ये दिखाने के लिए कि अंग्रेजी सरकार भले ही जमीन को बांट दे, लेकिन मतलब दिलों को नहीं बांट सकती। ये एकता का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन था। वाकई ये तो बहुत ही भावुक करने वाला दृश्य रहा होगा। इस पूरी योजना का मुख्य चेहरा कौन था? उस समय भारत का वॉइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। ये उसी के दिमाग की उपज थी। कर्जन को लगता था कि वो इस एक चाल से भारतीय राष्ट्रवाद को हमेशा के लिए कुचल देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आंदोलन को बढ़ता देख अंग्रेजों ने भी कुछ किया होगा। हाँ, उन्होंने छात्रों को निशाना बनाया क्योंकि छात्र इस आंदोलन की रीढ़ थे। 22 अक्टूबर 1905 को उन्होंने वो कुख्यात कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। कार्लाइल सर्कुलर। इसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को साफ धमकी दी गई कि अगर उनके छात्र आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी सरकारी मदद बंद कर दी जाएगी। ये तो छात्रों को शिक्षा और राष्ट्रवाद के बीच चुनने पर मजबूर करने जैसा था। चलिए अब ये देखते हैं कि विभाजन के बाद बंगाल असल में कैसा दिखता था। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला था पश्चिम बंगाल, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। ठीक है। ये हिंदू बहुल इलाका था और इसकी राजधानी कलकत्ता ही रही। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया। और दूसरा हिस्सा? दूसरा था पूर्वी बंगाल और असम। इसमें पूरा बांग्लादेश और असम का क्षेत्र था। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। और वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर? वो था ब्लूमफील्ड फुलर। इसी फुलर का एक बहुत बदनाम बयान है जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को साफ दिखाता है। हाँ, उसने खुलेआम कहा था, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान हमारी चहेती पत्नी है। वाह, मतलब वो इसे छिपा भी नहीं रहे थे। ये तो खुल्लम खुल्ला बांटो और राज करो का ऐलान था। बिल्कुल। और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और तेज हुआ, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। जी। शुरुआत में इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नरमपंथी नेताओं ने किया। उन्होंने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है। मतलब ये खबर उन पे बिजली की तरह गिरी थी। और वंदे मातरम का नारा तो इस आंदोलन की पहचान बन गया था। हाँ, ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इस आंदोलन को लोग वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ही जानते थे। इसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। इस आंदोलन ने सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि कवियों और कलाकारों को भी झकझोर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला इसी दौरान लिखा, जो कई दशकों बाद 1971 में आजाद बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। लेकिन ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ वो आंदोलन को एक ऐसा अमर गीत दे रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने पढ़ा है कि वो स्वदेशी आंदोलन के कुछ तरीकों के आलोचक भी थे। ये विरोधाभास क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टैगोर राष्ट्रवाद से ज्यादा यूं कहें कि मानवतावाद में विश्वास रखते थे। वो विदेशी कपड़ों को जलाने जैसी चीजों के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। उनका मानना था कि हमें पश्चिम के ज्ञान और विज्ञान से सीखना चाहिए, न कि आंख बंद करके हर चीज का विरोध करना चाहिए। ये दिखाता है कि उस दौर के बुद्धिजीवियों में भी राष्ट्रवाद को लेकर एक गहरी बहस चल रही थी कि इसका स्वरूप कैसा हो। मतलब ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार तक सीमित नहीं था, इसका एक रचनात्मक पहलू भी था। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति इस आंदोलन का एक बड़ा लक्ष्य था। अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार के जवाब में 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोले ताकि देश में बना सामान लोगों तक पहुंचे। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की ताकि भारतीय कला को बढ़ावा मिले। और ये आग सिर्फ बंगाल में नहीं रही, पूरे देश में फैल गई। हाँ, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत थी। महाराष्ट्र में इसकी कमान बाल गंगाधर तिलक ने संभाली, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ली और पंजाब यूपी में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। जी, इन नेताओं ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। एक ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन भी इससे जुड़े थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा और लिखा। ये आंदोलन सड़कों पर तो जोर पकड़ ही रहा था, लेकिन इसकी असली राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के सालाना अधिवेशनों में लड़ी जा रही थी,
जो एक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गए थे। सही कहा। 1905 से 1907 के बीच के जो 3 कांग्रेस अधिवेशन हैं, वो इस कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहीं से कांग्रेस के अंदर की दरारें सतह पर आने लगी। शुरुआत करते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन से। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक नरमपंथी नेता थे। यहाँ कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन तो किया, लेकिन ये समर्थन आधे अधूरे मन से था। हाँ। गोखले ने विभाजन को एक निर्मम भूल कहा, पर गरम दल के नेता इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये दरार और चौड़ी हो गई। हाँ, यहाँ तो अध्यक्ष पद को लेकर ही गरम दल और नरम दल आमने सामने आ गए। अंत में सबका सम्मान रखने के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। लेकिन बात तो बन गई गरम दल वालों की। हाँ, उनके दबाव में 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुए: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल दादा भाई नौरोजी ने यहीं किया। ये तो एक बहुत बड़ी घटना रही होगी। ये एक जबरदस्त जीत थी गरम दल के लिए, लेकिन इसने नरम दल के नेताओं को असहज कर दिया। उन्हें लगा कि आंदोलन उनके हाथ से निकल रहा है। मतलब ये सिर्फ अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये कांग्रेस की आत्मा की लड़ाई थी। नरम दल का मानना था कि हमें अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा करना चाहिए और याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और गरम दल? वहीं तिलक जैसे गरम दल के नेताओं का कहना था कि ये भिक्षावृत्ति का समय गया, अब हमें अपना हक संघर्ष और जन आंदोलन से लेना होगा। वो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। और इस वैचारिक लड़ाई का नतीजा हमें 1907 के सूरत अधिवेशन में देखने को मिला। असली तूफान तो 1907 में सूरत में ही आया। अध्यक्ष पद को लेकर फिर विवाद हुआ। गरम दल लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में था। लेकिन विवाद सिर्फ अध्यक्ष पद का नहीं था, है ना? नहीं, असली मुद्दा आंदोलन का भविष्य था। गरम दल चाहता था कि स्वदेशी और बहिष्कार को पूरे देश में फैलाया जाए, और इसमें सिर्फ विदेशी सामान ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का भी बहिष्कार हो। जबकि नरम दल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। बिल्कुल, वो इसे सिर्फ बंगाल और विदेशी सामान के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे। और फिर अधिवेशन में क्या हुआ? अधिवेशन में भारी हंगामा हुआ। बहस इतनी बड़ी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, कुर्सियां फेंकी गईं, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ गई। गरम दल और नरम दल। हाँ, गरम दल को कांग्रेस से निकाल दिया गया। इस घटना का क्या असर हुआ? नेताओं पर इसका गहरा असर हुआ। एनी बेसेंट ने इसे भारतीय इतिहास का एक काला दिन कहा। लेकिन सबसे ज्यादा खुश अंग्रेज हुए। हाँ, जाहिर है। उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने भारत सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा, सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी सबसे बड़ी जीत है। और उन्होंने इस विभाजन का पूरा फायदा उठाया होगा। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे। उन्होंने नरम दल को फुसलाने के लिए छोटे-मोटे सुधारों का लॉलीपॉप दिखाया, और दूसरी तरफ गरम दल के नेताओं पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मतलब दमन का एक नया दौर शुरू हुआ। हाँ, एक-एक करके सभी बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। 1907 में लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया। और तिलक को? 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पॉल जैसे नेता भी या तो जेल में थे या उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसका मतलब 1908 तक स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गया। बिल्कुल। आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके नेता अब मैदान में नहीं थे। कांग्रेस का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और किसानों का व्यापक समर्थन न मिल पाना, इन सब कारणों से ये शक्तिशाली आंदोलन धीरे धीरे दम तोड़ गया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जिस बंगाल विभाजन से ये सब शुरू हुआ था, उसे तो आखिरकार रद्द करना पड़ा। हाँ, ये उस वक्त के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर वो एक साथ खड़े हों तो सरकार को झुकाया जा सकता है। और ये हुआ कब? 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए तो दिल्ली में एक भव्य दरबार लगा। उसी दरबार में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। ये फैसला अचानक तो नहीं लिया गया होगा, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। ये फैसला अरुणडेल समिति की सिफारिशों पर आधारित था। जब आंदोलन और विरोध बहुत बढ़ गया तो अंग्रेजों को भी लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है, तो उन्होंने 1906 में ही इस समिति का गठन किया था। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। जी, और उस समिति ने कहा कि सबसे अच्छा यही है कि बंगाल को फिर से एक कर दिया जाए।
हालांकि उन्होंने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया, लेकिन भाषाई आधार पर बंगाली भाषी क्षेत्रों को फिर से एक कर दिया गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, मुस्लिम लीग का गठन।